गुड मॉर्निंग एवरीवन। संडे की छुट्टी के बाद जो है आज से हमारा ऑनलाइन क्लास प्रारंभ हो गया है। आज हम लोग देखेंगे 14.2.5 विदेश नीति और पड़ोस के साथ संबंध। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक देश के द्वारा अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने की नीति उसकी विदेश नीति कहलाती है। ठीक है। हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे हम घरों पे रहते हैं तो है ना, हमारे घरों के आसपास भी कुछ पड़ोसी होते हैं जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध होते हैं, और अच्छे संबंधों से ही जो है क्या होता है, एक खुशनुमा माहौल तैयार होता है। हमको बहुत सारी ज़रूरतें जो है अपनी पड़ोसियों से ही पूरी होती है। तो उनके साथ जो हम संबंध स्थापित करते हैं उसकी जो नीति है उसे ही जो हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो विदेश नीति कहलाती है। अक्सर प्रत्येक देश की विदेश नीति उसके आदर्शों, हितों और ज़रूरतों से तय होती है। आज हम किसी देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करते हैं तो क्या होता है कि प्रत्येक देश की विदेश नीति जो है उसके आदर्शों, हितों और ज़रूरतों से तय होती है कि हमको क्या ज़रूरत है। भारत की विदेश नीति भी उसके ज़रूरतों और हितों की सुरक्षा का नतीजा है। भारत की विदेश नीति का विश्लेषण करने से पहले यह जानना जरूरी है कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय विश्व की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थीं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत सहित दुनिया के अन्य देश, खासकर एशिया और अफ्रीका, औपनिवेशिक ताकतों के प्रभाव से आज़ाद हो रहे थे। भारत चाहता था कि सारे देश एक साथ खड़े हो और एक दूसरे को सहारा दो। ठीक है। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय उसकी राजनीतिक स्थितियाँ या परिस्थितियाँ कैसी थी, और उसके बाद हमको आगे भी जाना था। ठीक है। तो भारत चाहता था कि इस समय जो है सारे देश एक साथ खड़े हो और एक दूसरे को सहयोग करें ताकि सब जो है आगे बढ़ सकें। लगभग उसी समय दुनिया भी दो राजनीतिक सैन्य गुटों में बट रही थी, है ना। एक था रूस और एक था अमेरिका। इनमें से एक हिस्सा अमेरिका के नेतृत्व में था तो दूसरे हिस्से की अगुवाई सोवियत संघ रूस कर रहा था। ठीक है। पहले उसे सोवियत संघ कहते थे, लेकिन 1990 के बाद जो उसके साथ और अन्य देश थे वे स्वतंत्र रूप से अलग हो गए, इसलिए वो केवल रूस कहलाता है। तो इस समय जो है पूरी दुनिया क्या थी, दो गुटों में बटी हुई थी, और दोनों गुटों का नेतृत्व ये अलग अलग इन लोग कर रहे थे। उस समय भारत जैसे बहुत सारे देश थे जिनको तेज़ी से विकास करना था और अपने देश को आगे ले जाना था। अगर वो किसी एक गुट में शामिल होते तो वो बंद कर रह जाते हैं। उस समय की परिस्थितियों की यह मांग कर रही थी कि भारत को अपना आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत करने के लिए विश्व के अन्य देशों की सहायता की या सहयोग की जरूरत थी। यदि वह किसी गुट में शामिल हो जाता तो दूसरे गुट के देशों का सहयोग उसे कभी नहीं मिल पाता। ठीक है। प्रधानमंत्री के जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है मार्शल टीटो, सुकर्णो, ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये सारे लोग हैं जो क्या थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के निर्माता रहे हैं। ठीक है। ये आप चित्र में देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये दूसरे राष्ट्र प्रमुख हैं जिन लोगों ने मिलकर के जो है गुट निरपेक्षता की नीति को लागू किया। तो भारत के लिए ज़रूरी था कि वो बाकी अन्य देशों से भी सहयोग प्राप्त करें, और इस स्थिति में यदि वो किसी गुट में शामिल हो जाता तो क्या होता कि केवल उसी उसी देश के या उसी गुट के देशों का सहयोग उसे मिल पाता। अगर अमेरिका की गुट में रहता तो अमेरिकी गुट के जितने भी देश हैं उनके साथ ही उसके संबंध रहते, रूस के साथ नहीं। तब ऐसी स्थिति में भारत को जो है एक बीच का रास्ता चुनना था, वो थी गुट निरपेक्षता की नीति। भारतीय संविधान में शांति और सह अस्तित्व के मूल्य को स्वीकार किया गया था, इसलिए वह विश्व शांति में अपना योगदान देना चाहता था। यदि भारत किसी भी गुट में शामिल हो जाता तो वह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनी विदेश नीति का आधार नहीं बना सकता था। पहले आप सह अस्तित्व क्या होता है ये समझ लीजिए। सह अस्तित्व से तात्पर्य कि हम अपनी नीति, निर्णय, अपने देश के लिए जो भी चीज़ें हैं उसके लिए हम स्वतंत्र हों, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना हो जिससे हमारी नीतियाँ प्रभावित होती हो। और यदि अमेरिका या रूस के गुट में शामिल हो जाता तो जब भी उसको अपने कुछ नीतियाँ बनानी होती उन गुटों के वो प्रभाव में आता, और उस स्थिति में क्या होता कि वह अपने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनी विदेश नीति का आधार नहीं बना सकते थे।
भारत के लिए भी यह जरूरी था कि स्वतंत्र देश में अपना राजनीतिक अस्तित्व और पहचान स्थापित करें। भारत ने कुछ और देशों के सहयोग से इन दोनों गुटों से दूर रहने की नीति बनाई और आगे इस नीति पर अमल भी किया। और अंततः क्या हुआ कि हमको जो है इन दोनों गुटों से अलग होकर जो है एक अलग रास्ता बनाना है। ठीक है, और वही हुआ। भारत ने उस वक्त के यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्नो और मिस्र के मोहम्मद नासिर के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष संगठन खड़ा किया। गुटनिरपेक्षता की नीति या असंलग्नता या तटस्थता की नीति, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। इसका मुख्य अर्थ है कि उस समय जब पूरा देश दो सैनिक गुटों में विभाजित था, जिसके पहले का अगुवा अमेरिका और दूसरे का अगुवा सोवियत संघ रूस था, उन दोनों के किसी भी गुटों में शामिल ना होते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना ही क्या है, गुटनिरपेक्षता का मतलब है। इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्यों में 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को अमेरिका और रूसी गुटों से दूर रखकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति तथा द्विध्रुवी विश्व को बहुध्रुवी बनाना था। दो ध्रुवी मतलब रूस और अमेरिका के जो दो गुट बने हुए थे उससे अलग होकर के जो है बाकी देशों को भी उसका अस्तित्व दिलाना था। गुटनिरपेक्ष देशों ने यह नीति भी अपनाई कि वे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किसी भी विषय पर गुण दोष के आधार पर अपना मत तय करेंगे, केवल इस आधार पर नहीं कि वह रूस या अमेरिका द्वारा समर्थित हैं। ठीक है, क्या किया गया कि किसी भी देश का जो भी फैसला होना है किसी भी मामले में, वो केवल उनके गलती और नहीं गलती के आधार पर, गुण और दोष के आधार पर तय करेंगे, ना कि वो अमेरिका का समर्थित देश है कि वो रूस का समर्थित देश है, इस आधार पर नहीं करेंगे। गुटनिरपेक्षता की नीति के बावजूद भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर बना। ठीक है, क्या बताया गया है कि भले ही भारत जो है गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन कर रहा था, परंतु उसका झुकाव सोवियत संघ की ओर था। इसका एक प्रमुख कारण था भारत का पाकिस्तान से तनावपूर्ण रिश्ता और पाकिस्तान को अमेरिका और ब्रिटेन से मिला समर्थन। ठीक है, भारत का सोवियत संघ की ओर झुकाव का प्रमुख रीज़न था कि भारत का पाकिस्तान से तनावपूर्ण संबंध और पाकिस्तान को अमेरिका और ब्रिटेन से मिला हुआ समर्थन। चूँकि पाकिस्तान को अमेरिका से समर्थन प्राप्त था, भारत रूस के करीब होकर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था। रूस से भारत को न केवल राजनीतिक मदद मिली बल्कि अपने योजनाबद्ध औद्योगिकीकरण नीति में भी सहायता मिली। ठीक है, रूस के साथ क्या हुआ कि हमारे जो संबंध मजबूत हुए उससे हमको जो है केवल राजनीतिक मदद नहीं मिली बल्कि हमारे औद्योगिकीकरण में भी जो है या उद्योगों के विकास में सहायता मिली। सोवियत संघ की सहायता से 1959 में भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया जो हमारे यहाँ ही है छत्तीसगढ़ में। इस करीबी के बावजूद भारत कभी सोवियत संघ के सैनिक गुट में शामिल नहीं हुआ। ठीक है, भारत का जो हमारा संबंध रूस के साथ रहा, भारत और रूस का, उसके बावजूद जो है कभी भी भारत जो है उसके सैनिक गुट में शामिल नहीं हुआ। भारत ने 1954 में चीन के साथ परस्पर संबंधों के लिए एक समझौता किया, इसे पंचशील के नाम से जाना जाता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री और चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने जो है मिल करके जो है 1954 में पंचशील के सिद्धांत को अपनाया था। इस नीति के प्रमुख बिंदु थे एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुत्ता का सम्मान, कि हम लोग जो है किसी दूसरे के क्षेत्र में और एक दूसरे के जो अधिकार क्षेत्र में है उसमें जो है एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल ना देना, बराबरी और परस्पर हितों के लिए सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। भारत ने अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सैद्धांतिक रूप से इस नीति का पालन करने का प्रयास किया। ठीक है, इस तरह के प्रयासों के बावजूद भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ जो है संबंध बेहतर नहीं रहे। इतना सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ आज़ादी के बाद से ही संबंध तनावपूर्ण थे। भारत और पाकिस्तान दोनों कश्मीर को अपना हिस्सा मानते थे और इस सवाल पर 1948 और 1965 के बीच जो है दोनों देशों के मध्य युद्ध हुआ। आज भी यह दोनों देशों के बीच तनाव का मुद्दा बना हुआ है। भारत और चीन का रिश्ता भी शुरुआती गर्माहट के बाद तनावपूर्ण हो गया।
ठीक है, जैसे कि अभी हमने 1954 में भारत के साथ जो है पंचशील समझौता किया था, लेकिन बाद में जो है हमारा रिश्ता जो है क्या होने लगा, तनावपूर्ण होने लगा। दोनों दोनों देशों की सीमा और तिब्बत पर चीनी नियंत्रण के सवाल पर तनाव बना। 1962 में चीन ने जो है भारत पर अचानक से आक्रमण कर दिया और भारत को अत्यधिक सैनिक क्षति का सामना करना पड़ा। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पहले 2 दशक में भारत ने गुटनिरपेक्षता और पंचशील के सिद्धांतों को अपने विदेश नीति का आधार बनाया। यह नीति यह नीति प्रायः भारत को 2 महागुटों में बटे विश्व में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने तथा अपने आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में सहायक रहा। ठीक है, भारत ने जो अपनी विदेश नीति तय किया उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो 2 महागुट जो बने हुए थे उससे जो है अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा और अपने आर्थिक विकास को जो है वो आगे बढ़ा पाया। 1947 से 1963 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के 1947 से 1963 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे और स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आपको बता दूं कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वे स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। ठीक है, इसलिए भारत के विदेश नीति को नेहरू नीति भी कहा जाता है। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत का सफल नेतृत्व किया और उनका अकस्मात निधन हो गया। उनके बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी और 1965 से 1977 तक वो लगातार इस पद पर बनी रही। तो ये थे भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ संबंध। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो पूछेंगे बच्चे। आपके उसमें बुक में देखिए 1967 का जो है एक आम चुनाव का जो है आम चुनाव का पिक दिया हुआ है, जिसमें उसके याद में जो है उस चुनाव के याद में जो है एक डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।